2026 को बांग्लादेश के अंदर इलेक्शंस होते हैं। इन इलेक्शंस में बांग्लादेश की पार्टी बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, इलेक्शन जीतती है और हुकूमत बनाएगी यही पार्टी। अब इन इलेक्शंस में नई चीज़ क्या थी, ये किस तरह से इलेक्शंस पहले वाले इलेक्शंस से डिफरेंट थे, कौन सी पार्टी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई और कौन सी पार्टीज़ हैं जो अपोजिशन पार्टीज़ थी इन इलेक्शंस के अंदर, और उनकी कितनी कितनी सीट्स थी, कितनी लीड से बीएनपी जीती है। और इसके अलावा जो बीएनपी के हुकूमत में आने के बाद बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ किस तरह के रिलेशंस होंगे। इससे पहले मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश के सीईओ रहे हैं, बांग्लादेश की गवर्नमेंट को चला रहे थे, उनके दौर में किस तरह के रिलेशन थे और अब किस तरह के रिलेशंस हो सकते हैं पाकिस्तान के। दूसरा, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है और इंडिया क्या चाहता था इन इलेक्शंस में और उसके मुताबिक क्या वैसा ही हुआ है या नहीं। तो ये सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं जो इलेक्शंस आए हैं उनकी एक बिग पिक्चर देख लेते हैं। आपको पता है कि बीएनपी ने इलेक्शन जीते और इन्होंने 300 सीट्स में से 209 सीट्स पर जीत हासिल की। बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने 300 टोटल सीट्स थी, 209 सिर्फ इसी पार्टी ने जीत ली। इसके मुकाबले में जो दूसरी बड़ी पार्टी रही, सेकंड लार्जेस्ट वोट हासिल करने वाली पार्टी रही, वो जमात रही, जमाती इस्लामी रही बांग्लादेश के अंदर। इसने 68 सीट्स हासिल की। इसके अलावा एक और पार्टी हुआ करती थी बांग्लादेश के अंदर, अवामी लीग, मुजीबुर रहमान की पार्टी, और इस टाइम पे शेख हसीना वाजिद इसकी लीडर हुआ करती थी, जिनको पिछले साल गवर्नमेंट से निकाल दिया गया था, वज़ीर आज़मशिप से हटा दिया गया था। इनकी पार्टी को बैन रखा गया था और इसने पार्टिसिपेट नहीं किया इलेक्शंस के अंदर। इसके अलावा जो ये इलेक्शंस हुए हैं, इनसे पहले एक रेफरेंडम पास हुआ था जिसमें 68% लोगों ने येस कहा था। और ये रेफरेंडम किस तरह का था, किस तरह की रिफॉर्म्स थी इस इलेक्शंस के अंदर, ये सब भी हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम इन इलेक्शंस के बैकग्राउंड में जाते हैं। आपको पता है जनवरी 2026 के अंदर कंट्रोवर्शियल इलेक्शन हुए हसीना वाजिद के, और हसीना वाजिद 5वीं दफ़ा बांग्लादेश की वज़ीर आज़म बन जाती है। फिर जुलाई 2024 में कुछ स्टूडेंट्स निकलते हैं जॉब कोटा के इशू को लेकर और वो हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को गिरा देते हैं। 5 अगस्त 2024 को 25 को इसकी हुकूमत 24 को इसकी हुकूमत को गिरा दिया जाता है। अगस्त 2024 के अंदर मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट आती है। मोहम्मद यूनुस एक नोबल लॉरिएट थे, ये आते हैं और इनको चीफ एडवाइज़र अपॉइंट कर दिया जाता है। देन 2025 मई के अंदर जो अवामी लीग पार्टी थी हसीना वाजिद की, उसको बैन कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद 2026 फेब के अंदर बांग्लादेश के अंदर दोबारा इलेक्शन होते हैं। इन इलेक्शंस को करवाने के लिए एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ये सारा सिस्टम हुआ पीछे। सबसे पहले हम जो पीछे स्पार्क आया था स्टूडेंट्स का, जिसके नतीजे में हसीना वाजिद की गवर्नमेंट गिरी थी, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हुआ ये था कि स्टूडेंट्स ने जॉब कोटा के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। हुआ ये करता था कि जो भी गवर्नमेंट की जॉब्स होती थी उनमें वो वाले लोग या उन लोगों की औलादें जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद करने में अपना रोल अदा किया था, उनको स्पेसिफिक कोटा दिया जाता था और ये बहुत ह्यूज कोटा था। इसके ख़िलाफ़ बांग्लादेश के लोगों ने आवाज़ उठाई, जिसके नतीजे में बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो हसीना वाजिद जिसको लीड कर रही थी, उन्होंने लोगों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया, जिसके अंदर लोगों के अच्छे खासे लोग कत्ल हुए, मारे गए। इसको जुलाई मैसेकर के नाम से याद किया जाता है। मगर लोग रुके नहीं, जेंसी जो थे ये चलते रहे और इन्होंने प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखा और नतीजतन प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद को रिज़ाइन करना पड़ा और वो इंडिया चली गई। 5 अगस्त 2024 को ये हुआ और 5 अगस्त 2024 को 15 साला हुकूमत जो हसीना वाजिद की थी वो इख्तिताम को पहुँच गई। अब जो ये वाले इलेक्शंस हुए इनकी बात करते हैं। इन इलेक्शंस के अंदर टोटल 127 मिलियन वोटर्स थे। इन 127 में से 44% जो थे वो यंगस्टर्स थे, जिनकी एज 18 साल से 37 साल तक थी, जेंजी और मिलीनियंस। ठीक है, ये 127 में से 44% 18 to 37 ईयर्स ओल्ड वाले लोग थे। इसके अंदर इन इलेक्शंस के अंदर एक नया फीचर ऐड किया गया था
कि एक नो वोट वाला ऑप्शन डाला गया था कि जो शख्स किसी भी पार्टी को इनमें से वोट नहीं देना चाहता वो नो वोट पे स्टैंप लगाए और उसको जमा करवा के आगे चला जाए। ये हो रहा था। इस टाइम पे 300 सीट्स थी जिनको डायरेक्टली इलेक्ट करना था और 50 रिजर्व सीट्स थी वुमेन के लिए। ये जो 300 सीट है इनके बारे में मैंने अभी बताया, 209 सीट सिर्फ बीएनपी ले गई। अब ये जो वाला इलेक्शन है इसको बांग्लादेश की हिस्ट्री का मोस्ट कम्प्लेक्स इलेक्शन करार दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी रिफॉर्म्स के बाद आया था और इससे पहले इस तरह के इलेक्शन नहीं हुए थे। अब पार्टीज़ की जो पार्टी जीती हैं और जो हारी हैं उन सबको हम देख लेते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश नेशनल पार्टी को देखते हैं जो विनर रही है। इसके लीडर थे तारिकुर रहमान खालदा ज़िया के बेटे, और ये 17 साल एग्जाइल में रहने के बाद दिसंबर 2024-25 के अंदर बांग्लादेश वापस आते हैं। चीफ ऑफ पैडी जो धान होता है ना, धान के सिट्टा जिसको बोलते हैं, वो इनका इंतखाबी निशान था। इनकी आइडियोलॉजी थी वो नेशनलिस्ट थी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट थी और ये सेंट्रिस्ट किस्म की आइडियोलॉजी थी। और इसके जो प्रॉमिस इसने किए थे लोगों के साथ, क्योंकि ये जो कंपेन चली है ना बांग्लादेश के इन इलेक्शंस की, वो बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस के प्रोमिसेस के ऊपर चली है, उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर उस तरह से नहीं चली। इसने फैमिली कार्ड के हवाले से बात की थी, जिसके थ्रू फैमिली कार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे, लोगों को इनकम सपोर्ट मिलेगी, इससे पॉवर्टी को कंट्रोल करने में हेल्प होगी, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी एक तरह से। इसके अलावा किसानों के लिए इसने कार्ड जारी करने का वादा किया था। इसके अलावा इसने ये भी कहा कि 10 मिलियन जॉब्स इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जो पिछली दफ़ा हसीना वाजिद के दौर में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे वो अनएम्प्लॉयमेंट की ही वजह से स्पेशली हुए थे, क्योंकि स्टूडेंट्स को वो जो जॉब्स रिक्वायर्ड थी वो नहीं मिल रही थी। अब इसका स्टांस क्या था कि ये बंदा, इसने किसी भी पार्टी के साथ अलायंस नहीं बनाया, अकेली पार्टी थी जो इलेक्शंस में खड़ी हुई, लड़ी और ये जीत गई 209 वोट हासिल करके। जो इसके कंटेंडर थे उनमें जमात इस्लामी सबसे मेन है। जमात इस्लामी सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी थी। शफीकुर रहमान इसके लीडर हैं और इनका सिंबल तराजू था। ठीक है, तराजू इनका सिंबल था और इनकी आइडियोलॉजी इस्लामिस्ट है। ये रिलीजियस कंजर्वेटिज्म के ऊपर ये बेस कर रही थी। जो ये पार्टी है इसके बारे में कहा जाता है कि जो जुलाई 2024 के अंदर प्रोटेस्ट हुए उनके पीछे इसका भी हाथ था, स्टूडेंट्स को इसे सपोर्ट किया था। इसके जो प्रोमिसेस थे जिनकी बेस पे इसको वोट्स मिले वो ये कि लोन्स जो लोगों को मिलेंगे वो सूद के बगैर हुआ करेंगे, इंटरेस्ट फ्री होंगे और लोगों को 10 मिलियन यूथ को ट्रेनिंग दी जाएगी रिगार्डिंग द कैरियर। इसकी जो स्ट्रेटजी रही इलेक्शन में लड़ने की वो ये कि इसने 11 पार्टियों के साथ अलायंस बनाया। 10 मजीद पार्टी थी और 11वीं ये थी। एक अलायंस की शक्ल में ये बीएनपी के ख़िलाफ़ गई। एक और पार्टी जिसका नाम नेशनल सिटीज़न पार्टी, ये वही स्टूडेंट्स की पार्टी है जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू किए थे। और इनका ये था कि इनके पास आवाम बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो सीजन्ड पॉलिटिशियन थे वो वापस आए पब्लिक उनके साथ और उन्होंने पब्लिक को कन्विंस किया। जो ये स्टूडेंट की लीडरशिप थी वो नाहिद इस्लाम के हाथ में थी। ये कलेक्टिव स्टूडेंट की लीडर्स थी और इनका सिंपल जो था वाटर लिली बर्ड थी और इनकी आइडियोलॉजी यूथ की रिफॉर्म के हवाले से और एंटी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से थी। इनका एजेंडा क्या था कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जुलाई चार्टर एंड डिग्निटी मैनिफेस्टो को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए। इनकी ये एक तरह से जमात के साथ अलाइंड थे और इन्होंने जो टोटल सीट्स सिक्योर की सिर्फ 6 सीटें इन्होंने सिक्योर की। ये थर्ड पार्टी थी जो इन इलेक्शंस में लड़ी इलेक्शंस। इसके अलावा अवामी लीग का आपको मैं पहले बता चुका हूँ। अवामी लीग वो वाली पार्टी थी जो किसी दौर में बांग्लादेश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। 2024 के इलेक्शन इन्होंने रिग किए थे। जो ये पार्टी है इसके ऊपर मई 2025 में कुछ एंटी टेररिज्म के हवाले से इल्ज़ामात थे और उसकी बेस पे इसको बैन कर दिया गया था। इसके हवाले से ये था कि इन्होंने जो 2024 के स्टूडेंट के प्रोटेस्ट से उनको सप्रेस किया। जुलाई मैसेकर जो मैंने पीछे बात की वो इस पार्टी ने ही इम्प्लीमेंट किया था आम लोगों के ख़िलाफ़, स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ स्पेशली। और इनकी जो है
जो लीडर है वो हसीना वाजिद है, वो आपको पता है इंडिया में है, एग्जाइल में है, और उसको डेथ की सज़ा भी सुना दी गई है। तो ये हुआ है इसके अंदर। और अब जो इलेक्शन बांग्लादेश के अंदर हुए हैं वो मैंने आपको बताया कि ये प्रोमिसेस की बेस पे लड़े गए हैं। जो पॉलिटिशियंस के वादे थे उनकी बेस पे लोगों ने इनको वोट दिया है, ये आइडियोलॉजी की बेस पे उस तरह से नहीं लड़े गए। बांग्लादेश के अंदर आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी थी, करप्शन अभी भी है, इन्फ्लेशन अभी भी है, जस्टिस है, ये सारी चीज़ें हैं और थी। तो अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में 4.48% जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है, और 55% आबादी वो है जो चाहती है कि मुल्क को छोड़ जाएं। बेरोज़गारी, महंगाई, करप्शन और जस्टिस के ना होने की वजह से लोग ये चाहते हैं। इसके अलावा करप्शन के हवाले से देखा जाए तो करप्शन जो इंडेक्स है उसमें इसकी पोजीशन 152nd है, जो बहुत ज़्यादा है, और लिविंग कॉस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा जस्टिस क्या था, जस्टिस जो जुलाई मैसेकर हुआ था हसीना वाजिद की तरफ से, उसके लिए ट्रायल्स लोगों को चाहिए थे, लोगों को उसके हवाले से इंसाफ चाहिए थे। स्कूल ऑफ अफ्रीकन स्टडीज़ के यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर वो कहते हैं कि द इलेक्शन वाज डिसाइडेड बाई लेस बाई आइडियोलॉजी एंड मोर बाई प्रोमिसेस ऑफ गवर्नेंस, कि ये इलेक्शन डिसाइड लोगों के साथ किए गए वादों की बेस पे हुए हैं, ना कि पार्टीज़ की आइडियोलॉजी की बेस पे। जेनजी का फैक्टर आपको पता है कि मेन इसमें इसने रोल अदा किया, और आपको पता है कि 44% जो लोग थे 18 से 37 साल की उम्र के थे, बाकी दूसरे थे। जो इसमें यह था कि कंपेन्स चलाई गई जेनजी की तरफ से। वो कंपेन्स कैसे चलाई गई? टिकटॉक पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और इस इलेक्शन के दौरान 250 नए इलेक्शन थीम भी इंट्रोड्यूस करवाए गए, इलेक्शन के हवाले से सॉन्ग्स इंट्रोड्यूस करवाए गए, और ओल्ड पॉलिटिक्स की रिजेक्शन के हवाले से लोगों का माइंडसेट बनाने की कोशिश की गई, इंस्टीट्यूशंस की सस्पिशन के हवाले से लोगों को यूनिफाई करने की कोशिश की गई। इसकी वजह से ये हुआ कि यंग वोटर्स जो थे वो बड़ी तादाद में बढ़े यहाँ पे। और अब एक और मसला भी बना यहाँ पे, डिस इन्फॉर्मेशन वार बहुत ज़्यादा चली। फेक न्यूज़ की बात मैं कर रहा हूँ, फेक न्यूज़ अच्छी खासी फैली। फेक न्यूज़ एक्चुअली क्या है कि वो वाली न्यूज़ जो लोगों को मिसलीड कर रही होती हैं, इनको डीप फेक या चीप फेक की शक्ल में चली थी। डीप फेक और चीप फेक के हवाले से हमने एक वीडियो बनाई थी AI की, वहाँ पे आप इन टर्म्स को समझ सकते हैं अच्छे से। अच्छा जी, इसके नतीजे में हुआ ये था कि डीप फेक का मतलब ये होता है कि असल कुछ हो और AI के थ्रू उसको चेंज करके दिखाना। 86,000 AI जनरेटेड डिस इन्फॉर्मेशन पीसीस वो थे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश ने डिटेक्ट किए थे। इसके अलावा तारकुर रहमान के हवाले से 133 किस्म की र्यूमर्स थी वो फैली। जमात इस्लामी को टारगेट करने के लिए 308 नेगेटिव र्यूमर्स फैलते रहे, और ये कि हिंदू माइनॉरिटी का एक नैरेटिव चलता रहा कि जो हिंदूज़ हैं उनके ख़िलाफ़ ये मतलब जुल्म etc किया जा रहा है। इस तरह की चीज़ें चलती रहीं, और तकरीबन 7 लाख के करीब पोस्ट इस हवाले से भी चलती रहीं। इलेक्शन के डे जब 12 फ़रवरी का 2026 का आया तो उस टाइम पे 42,766 पोलिंग स्टेशन थे। इनकी ज़रूरत नहीं है आपको, वैसे मैं बस मोटा मोटा बता दें, 247,499 बूथ से टर्न आउट का आपको पता होना चाहिए 60% टर्न आउट था जो इस दफ़ा रहा इलेक्शंस के अंदर। और इलेक्शन का जो इन्वायरमेंट था वो लार्जली पीसफुल था, और इसको मॉनिटर करने के लिए यूरोपीय यूनियन और कॉमनवेल्थ के ऑब्जर्वर्स यहाँ पे मौजूद थे। इलेक्शन का रिजल्ट मैं पहले बता चुका हूँ, 209 सीटें इसने जीती, और जमात इस्लामी दूसरे नंबर पे रही। 11 पार्टी का अलायंस था। नेशनल सिटीज़न पार्टी ने 6 सीटें जीती। ये सारी समरी दोबारा से आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा जी, जो जुलाई का चार्टर था, रेफरेंडम हुआ था, अब जो हुकूमत आई है उसने किस तरह से चलना है उसके हवाले से ये रिफॉर्म्स हुई थी। इन रिफॉर्म्स में एक तो PM की जो टर्म थी वो 2 टर्म्स तक लिमिट कर दी गई थी, और बांग्लादेश के अंदर 2 हाउसेस क्रिएट होंगे, एक अपर हाउस होगा और एक लोअर हाउस होगा, और जो इलेक्शन हुआ करेंगे उनसे पहले केयरटेकर गवर्नमेंट को रिस्टोर करना, न्यूट्रल होगी जो इलेक्शंस करवाएगी। ये चीज़ें हुई। ये रेफरेंडम करवाया गया था, और इस रेफरेंडम में मैंने पहले बताया कि 68% लोगों ने येस कहा और 32% लोगों ने सिर्फ नो कहा था। तो इस रेफरेंडम के मुताबिक गवर्नमेंट के चलने के इम्कानात हैं।
अब प्राइम मिनिस्टर के हवाले से मैं पहले बता चुका हूँ। अब फॉरेन पॉलिसी जो बांग्लादेश की है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं, स्पेशली पाकिस्तान के साथ किस तरह के रिलेशंस हो सकते हैं बांग्लादेश के इन फ्यूचर। आपको पता है कि जब से मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट आई है तो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के रिलेशन बड़े बेहतरीन रहे हैं। दोनों ममालिक ने दोनों ममालिक के सरबराहान से एक दूसरे से मल्टीपल टाइम मुलाकातें भी की हैं और डिफरेंट ओहदादारान ने मुलाकातें की हैं इनके दौरान। ये इलेक्शन, ये जो इरा है, ये पोस्ट हसीना इरा है जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इलेक्शन ज़्यादा बेहतर हुए हैं। इनमें वीज़ा फ्री एंट्री भी मिली है, डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी स्टार्ट हुई हैं, ट्रेड डील्स भी साइन हुई हैं, शुगर, सीमेंट, टेक्सटाइल के हवाले से, कार्गो शिप्स के हवाले से कुछ डील्स हुई हैं। इसके अलावा इंडिया को अगर देखा जाए तो आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर जैसे ही हसीना वाजिद की गवर्नमेंट चेंज होती है तो इंडिया के लिए बड़े कंसर्न्स पैदा हो गए थे। इंडिया बड़ा खिलाफ था स्टूडेंट प्रोटेस्ट के, और स्टूडेंट का जो लीडर था उसको भी इंडिया ने ही मरवाया था, ये आप सब लोग जानते हैं। अब इसके हवाले से इंडिया बड़ा कंसर्न था, इंडिया को बड़ा मतलब कि हसीना वाजिद की गवर्नमेंट गिरने के बाद अब जो हुकूमत आई है इसके हवाले से इंडिया बेहतर समझ रहा है। इंडिया के मीडिया ये कह रहा है कि इंडियन चाहते ही ये थे कि बीएनपी की गवर्नमेंट आए। बीएनपी उनके मुताबिक वो जमात है जिसके साथ इंडिया अच्छे रिलेशन बना सकता है, अच्छे तरीके से डील्स कर सकता है। इसके अलावा अगर हम चाइना को देखा जाए, चाइना इनका हमसाया है। चाइना जो है उसकी पहले दौर से ही, जब खालिदा ज़िया का दौर हुआ था तो बीएनपी के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात रहते थे और चाइना की तरफ इसका टिल्ट हमेशा से ज़्यादा रहा है जो बीएनपी का है। यूएसए के हवाले से बात किया जाए तो यूएसए ने विलिंगनेस शो की है कि इस नई गवर्नमेंट के साथ वो काम करेगी और जमात इस्लामी के साथ भी काम करने को तैयार थे, और उन्होंने इसके लिए मतलब कि एक अच्छी हुकूमत के तौर पे चलने का मतलब कि एक जिस कहते हैं ना खुशामद कहा है इसको। अब इकोनॉमिक आउटलुक देखें बांग्लादेश की और इस गवर्नमेंट की। इस गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 10 मिलियन जॉब्स दी जाएंगी 18 मंथ के अंदर, और इसके अलावा 10 मिलियन जॉब ये देता है या नहीं देता, क्या बनता है, ये अच्छा खासा मुश्किल टास्क है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ इसने डील की थी 2000 बल्कि पिछले ही साल, और इसके हवाले से रॉ मटेरियल ईटीसी को बूस्ट करने के ऊपर काम करने का इरादा है। इन्फ्लेशन के हवाले से बात करें तो अच्छी खासी इन्फ्लेशन है बांग्लादेश में, ये बहुत बड़ा चैलेंज है बीएनपी के लिए। और रिफॉर्म्स के हवाले से बात करें तो बीएनपी का एक विज़न है 2034 के अंदर इसको $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना है बांग्लादेश को। ये कंसर्न्स हैं बीएनपी के लिए, ये इनको काबू कर सकती है या नहीं, इनको पूरा कर भी सकती है या नहीं। इसके अलावा और भी कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन बस हम यहाँ तक ही आज देखेंगे। और जो इश्यूज़ हैं उनमें ये है कि बीएनपी और जमात इस्लामी के दरमियान कोई अच्छे ताल्लुकात माजी में नहीं रहे, और अब क्या बनता है ये भी लोग सोच रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को पलटा था, उनके साथ किस तरह से डील किया जाएगा। और हसीना वाजिद को सपोर्ट करने वाले भी लोग अभी भी इंडिया के उसके बांग्लादेश के अंदर मौजूद हैं, वो किस तरह से दोनों पार्टीज़ की तरफ मर्ज हुए हैं, और उन्होंने ज़्यादातर ने नो वोट वाला जो ऑप्शन था उस पर भी ये स्टंप लगाई है। अब देखते हैं क्या बनता है। हसीना वाजिद के हवाले से मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, जहाँ तक हमने पढ़ना था, और यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप